हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। इसका सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर उसकी लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, जहां आपको हमारे चैनल से रिलेटिव सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको नोट्स भी मिलेंगे। ओके, तो अगर आप देखना चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ, जिसका नाम है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। ओके, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 4.1 का है दक्षिण के राजा और सरदार। अब राजा, दक्षिण के जो राजा या फिर सरदार थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है, उपमहाद्वीप के ढक्कन और उसके दक्षिण स्थित तमिलकम। अब ये तमिलकम क्या होता है? एवं आंध्र प्रदेश के और केरल के कुछ हिस्से, मतलब इन तीनों के कुछ हिस्से हैं जिसे क्या बोला गया है, जिसे तमिलकम बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चोल, चेल और पांडव जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, मतलब बहुत ही अच्छे और भरे पूरे थे। अब यहाँ के सरदार और सरदारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता था, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, मतलब इसके पास शक्ति होती थी, ठीक है। और इसका पद कैसा होता था, वंशानुगत। वंशानुगत कैसा होता था, जैसे कि अभी राजा है तो राजा का पुत्र जो होगा वो सरदार बनेगा, फिर उसके पुत्र ऐसे सरदार बनेगा। तो ये वंशानुगत भी होता था और नहीं भी होता था, ठीक है, मतलब कन्फर्म नहीं है। उसके बाद इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, मतलब इसका जो भी समर्थन करने वाले लोग होते थे वो कौन होते थे, उसके ही परिवार के लोग होते थे। ओके, उसके बाद ये सरदार का कार्य क्या होता था, तो विशिष्ट अनुशासन, संचालन, युद्ध का नेतृत्व, विवादों को सुलझाना, ये सब इनका काम होता था। ओके, और ये जो इनके अधीन जो लोग रहते थे उनसे क्या करते थे, भेंट लेते थे, ठीक है। ये भेंट लेते थे, लेकिन राजा क्या करता है, राजा कर वसूलता है। ओके, अब सरदारियों में समानता है, कोई स्थायी सेना या अधिकार नहीं होता था, मतलब इनकी कोई स्थायी सेना वगैरह नहीं होती थी। इनका जो भी समर्थन करते थे वो कौन करते थे, इनके परिवारों के लोग ही करते थे, ठीक है। और ये जो भी भेंटें इनको मिलती थी ये आपस में बांट लेते थे उसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सरदार और सरदारियाँ, ठीक। इनका उदय कहाँ पर हुआ था, तो इनका उदय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हुआ था। अब देखते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैविक राजा। अब ये दैविक राजा क्या होता है, ठीक। तो राजा क्या करते थे, मतलब अच्छी स्थिति या फिर अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए ये अपने आप को क्या करते थे, देवी देवताओं के साथ जोड़ लेते थे। ओके, अब आगे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक एक ही शासक अभिलेख करने वाले कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। मतलब ये जो कुषाण राजा जो थे इनके इतिहास की रचना किससे की गई है, अभिलेख व साहित्य परंपरा जो है उसके माध्यम से की गई है। उनके सिक्के व मूर्तियों पर अपना नाम लिखवाया दिया था, मतलब इन्होंने क्या किया था, जो कुषाण शासक थे इन्होंने सिक्के और जो भी मूर्तियां थी यहाँ पर इनका नाम लिखाया था। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक मठ है मथुरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा देव स्थल का पास मार्ग के पास एक कुषाण शासक की विशालकाय मूर्ति मिली है, ठीक है, कहाँ पर, मठ में। तो हम इससे पता चलता है कि ये लोग अपन को खुद को कितना देवता समान मानते थे। ओके, उसके बाद अफगानिस्तान के भी एक देव स्थल जहाँ पर भगवान वगैरह रहते हैं, मतलब मंदिर, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ही ऐसी मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद कुषाण स्वयं को कैसा मानते थे, देववितुल प्रस्तुत करते थे। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगा ली थी, मतलब ये बड़ी बड़ी उपाधियों को अपने संग जोड़ते थे। तो ये क्या होता था, एक देवीय स्थिति प्राप्त करना, मतलब खुद को देवी देवताओं से या फिर भगवान से जोड़ना। ओके, अब आगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल बात है, वो क्या है कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास किससे लिखा गया है, तो वही सिक्के, अभिलेख, इनकी सहायता से लिखा गया। अब यहाँ पे से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है, ये जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से एक प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है, तो ये पूछते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो हरिशरण ने की है। अब ये हरिशरण कौन है, तो ये गुप्त सम्राट के राजकवि थे, ठीक है, और इन्होंने कहने किए संस्कृत में की थी। तो ये कई बार आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो हरिशरण ने की है। हमें यहाँ से ये याद करना है, और इसके ऑब्जेक्टिव बनने के पूरे 100% चांस है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे, बदलता हुआ देहांत।
ठीक है, और जनता में राजा की छवि। अब राजा की छवि कैसी थी जनता में, हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अभिलेख जो होते थे ये तो राजा लिखवाते थे, तो राजा कभी भी अपनी बुराई तो लिखवाएगा नहीं, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो हम देखेंगे कि कैसे पता लगा। तो जातक व पंचतंत्र जैसी जो कथाएँ हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और कई अनेक बार जो मौखिक किस्से कहानी होते हैं, मौखिक मतलब जो हम हमारे नाना दादा चाचा जो जिनसे भी सुनते हैं, ठीक, ऐसी ये मौखिक होती है। लेकिन बाद में ने क्या किया, लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब होता है बाद में ने लिखा गया। ओके, जातक कथाएं पहली शताब्दी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। अब एक जातक कथा है जिसका नाम है गदबंधु। उससे पता चला है कि एक कुटिल राजा था जो कि अपनी प्रजा को किस प्रकार से दुख देता था, जिसमें लोग, किसान, पशु, ठीक है, ग्रामीण, बालक, जानवर सब सम्मिलित थे। जब राजा ने क्या किया, अपनी पहचान बदलकर वो प्रजा के बीच गया। ठीक है, वो चाहता था कि मैं देखूं कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो एक एक करने सबने क्या करा, राजा को बुरा भला कहा, वह अपने दुखों को बताया। और उन्होंने क्या शिकायत की, उन्होंने ये शिकायत की कि रात को तो उन पर डकैत हमला करते हैं और सुबह राजा के सैनिक आ जाते हैं और हमसे कर वसूलते हैं। ठीक, और इसलिए वो क्या करते हैं, इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए गाँव छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच संबंध जो थे कैसे थे, तनावपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि राजा जो होता था अपना राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करता था। इस जातक कथा से हमें ये भी पता चलता है कि संकट से बचने के लिए वो जंगलों में भाग जाते थे, और साथ ही इस बीच उन्होंने करों की मांग को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। ठीक, तो अब वो है, किसानों ने जो तरीके, उपज बढ़ाने के तरीके ढूंढना शुरू किए थे, उसमें क्या क्या इन्हें तरीका मिल भी गया। तो पहला है उपज बढ़ाने के तरीके। अब तो ये उपज बढ़ाने के जो तरीके वो क्या है और कैसे है, ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। ओके, तो उपज बढ़ाने में सबसे पहला क्या है, हलों का प्रश्न। अभी तो हम ओनली चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं इसे क्वेश्चन की भी एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें हम सारे क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते। तो अभी हमें ओनली जनरल मतलब पढ़ना है बुक के हिसाब से। ओके, तो हम देखते हैं उपज बढ़ाने का तरीका। तो उपज बढ़ाने का तरीका में क्या था, एक तरीका था हल का प्रश्न। ठीक, जो कब हुआ था, जो 6ठी शताब्दी में गंगा और कावेरी की घाटी में हुआ था। ठीक, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के हलों के माध्यम से भूमि की जुताई की जाने लगी। मतलब जहाँ पर अच्छी वर्षा होती थी वहाँ पर किसकी, लोहे की फल। हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था कि वो लोग पत्थर की फलक से करते हैं, लेकिन जब वैसे ही हम वैदिक सभ्यता में आए तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग लोहे का प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया। ओके, इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में काफ़ी वृद्धि हुई। एक तो हम हल का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम रोपाई कर रहे हैं धान की, जिससे भी क्या हुई, हमें बहुत सारी वृद्धि हुई। ठीक, लेकिन इसके अलावा क्या, इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ा, इसके लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी। कमर तोड़ मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ओके, अब लोहे की हलों से उपज तो बढ़ी, लेकिन लोहे की हल का जो उपयोग है वो उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों तक सम्मिलित हुआ। ओके, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ, 20वीं सदी में शुरू हुआ। ऊपर तो 6ठी में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कब हो रहा है, 20वीं सदी में शुरू हो रहा है। ओके, और जो किसान उपमहाद्वीप में रहते थे, हमने पढ़ा कि उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों तक सीमित था, तो कुछ हिस्सों में क्या करते थे, वो कुदल का प्रयोग करते थे। इससे भी क्या हुआ, ये भी बहुत उपयोगी साबित हुआ और इससे भी उपज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। ओके, उपज बढ़ाने का एक तरीका क्या होता है, अब हम खेती कर रहे हैं तो उसे हमें सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने सिंचाई कहाँ कहाँ से की, तो कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से इन्होंने क्या की, सिंचाई की। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आगे है भूमिदान एवं नए संवृत ग्रामीण। अब भूमिदान, तो भूमिदान कब हुआ, भूमिदान का हमें प्रमाण मिले। ठीक, इसके साक्ष्य में हमें क्या मिले, तो अभिलेख मिले, और कहीं कहीं पर ये पत्थर और तामपत्र पर भी लिखे जाते थे। ठीक, अब भूमिदान जिन्हें देते थे हम, उन्हें हम क्या देते थे, ये प्रणाम के रूप में देते थे, मतलब एक सेफ्टी के लिए उन्हें हम देते थे।
ठीक। अब ये भूमिदान हम किसे देते थे? तो भूमिदान हम धार्मिक संस्था या फिर ब्राह्मणों को देते हैं। जिसे आज भी हम कई बार दान पुण्य करते हैं तो हम किसे देते हैं? ब्राह्मणों या फिर जो गरीब है उन लोगों को देते हैं। अब जो ये अभिलेख लिखे जाते थे काय में लिखे जाते थे? ये संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। तो भूमिदान के भी हमें साक्ष्य मिले। ओके, अब भूमिदान तो आगे हमारा 6 पॉइंट है नगर और व्यापार। अब नगर और व्यापार क्या है? तो 6ठी शताब्दी में नए राज्यों, नए नगरों का विकास हुआ। ठीक, अधिकांश महाजनपदों की राजधानी होती थी और ये जो यह नगर जो थे ये संचार मार्ग के नज़दीक होते थे। संचार मार्ग के नज़दीक मतलब जहाँ से ये परिवहन कर सके आसानी से, ऐसे मार्गों के क्या होते थे? समीप स्थित होते थे। ओके, तो हम पढ़ते हैं आगे। तो ये कौन सा था? जैसे पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र किसके किनारे था? तो ये नदी मार्ग के किनारे था। उज्जैनी देखेंगे तो ये भूतल के मार्ग पे था। मुहार देखेंगे तो ये समुद्र तट पे। और मथुरा जो है ये एक व्यावसायिक व सांस्कृतिक केंद्र है। तो हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं परिवहन से जुड़े। ओके, इससे क्या होता था? इससे व्यापार करने में बहुत आसानी होती थी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है नगरी समृद्ध वर्ग और शिल्पकार वर्ग। अब नगरी जो आबादी थी वहाँ पर 2 वर्ग होते, मतलब हम नगर में भी देखेंगे तो नॉर्मली 2 वर्ग होते, एक तो अमीर और एक गरीब। ठीक, तो हम देखते हैं समृद्ध वर्ग जो कि अमीर थे और शिल्पकार जो कि गरीब लोग थे। तो पहला है राजा, किलेबंद नगर में रहते थे। ये तो राजा तो रहेंगे सही क्योंकि वो अमीर है। ओके, इन नगरों की खुदाई में, अभी इन नगरों की जहाँ पर खुदाई की गई तो हमें क्या मिला है? हमें तांबा, चांदी, सोने, कांसा, मतलब अच्छे महंगे महंगे पदार्थ मिले। और नगरों में धोबी, शिल्पकार, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार व व्यापारी मिले। उत्पादन और व्यापारी की श्रेणी को क्या कहा जाता था? संघ कहा जाता था। अब कई बार आता है कि श्रेणी किसे कहा जाता है? तो ये जो गरीब लोगों की जो ये श्रेणी है, संघ है, इसे श्रेणी कहा जाता है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब उपमहाद्वीप के बाहर के व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये व्यापार कहाँ कहाँ तक फैला था? तो ये उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला था। अब व्यापार के तरीके कैसे थे? तो व्यापार हम किससे करेंगे? पैदल करेंगे या फिर बैलगाड़ी से करेंगे, फेरी लगाने वाले या फिर घोड़े खच्चर। ठीक, क्योंकि उस टाइम ट्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, तो या तो लोग पैदल करते थे या बैलगाड़ी वगैरह से फेरी लगाना जो हमारी गली वगैरह में आता है ना बेचने, उसे बोलते हैं फेरी लगाने वाला। और घोड़े खच्चर मतलब घोड़े पे बैठकर ये सब व्यापार करते थे। तो ये व्यापार के तरीके थे। समुद्र मार्ग से भी यात्रा करते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? समुद्र मार्ग से यात्रा करते थे। और अब ये व्यापार किस चीज़ का करते थे? तो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों का ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। ओके, अब जब सिक्के चले तो सिक्के के चलन से क्या हो गया? व्यापार आसान हो गया। सबसे पहले जो सिक्के चले वो कौन से चले? तांबे और चांदी के सिक्के चले। ठीक, और ये सिक्के खुदाई में मिले। ओके, अब सिक्के किसने जारी किए थे? तो सिक्के राजाओं ने जारी किए थे, जिन पर शासकों की प्रतिभा तथा उनके नाम। सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए, मतलब ऐसे सिक्के जहाँ पर उनकी फोटो भी हो और साथ में नाम भी हो, ऐसे सिक्के किसने जारी करे? यूनानी शासकों ने। ओके, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने करे? कुषाण शासकों ने जारी किए। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। अब मूल्यवान वस्तु विनिमय के सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में क्या मिले? सोने के सिक्के मिले। इस सोते नहीं है, सोने। ओके, उसके बाद सोने के सबसे जो आकर्षित सिक्के थे वो किसने जारी करे? वो गुप्त शासकों ने जारी किए। लेकिन 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। क्यों? क्योंकि सोने में कमी आने लगी, इसलिए सोने के सिक्के क्या हो गए? मिलना कम हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था? हमने इतनी देर से पढ़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है, ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन इसका अर्थ कैसे निकाला जाता है? तो अक्षरों को पढ़कर, तुलना करके। ठीक, हम बुक में देखेंगे तो हमें 2 लैंग्वेज मिलेगी, एक तो हम जो नॉर्मली लिखते हैं और एक हड़प्पा सभ्यता की। तो उससे पता चलता है कि इन्होंने क्या करा है? अक्षरों की तुलना की है। उसके बाद भारतीय जो पंडित है उनसे भी मदद ली है। ओके, बहुत सारी पांडुलिपियों का अध्ययन किया है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। इसके बाद के अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में मिले। संस्कृत और प्राकृतिक भाषा, पहले के जो जैसे हड़प्पा सभ्यता के वगैरह हैं ये भी प्राकृतिक भाषा में हमें बहुत सारे मिले हैं। ठीक, उसके बाद के जो है वो संस्कृत भाषा में मिले। और जो जेस प्रिंस थे उन्होंने क्या करा?
अशोक की ब्राह्मणी लिपि का अर्थ भी निकालना है। ओके, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। अब आगे है अभिलेख अक्षर सीमा। तो अभिलेखों की सीमा बताना है। तो कई बार क्या होता है, अक्षर हल्के उत्तीर्ण हो जाते हैं जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे कि कोई डार्क लिखा है तो बाद में क्या होता है, जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो हल्के हल्के दिखते हैं, तो इससे क्या होता है, उन्हें पढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है। और कई बार जो होते हैं अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि मिट्टी वगैरह पे बने होते हैं पत्थरों पर, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है अभिलेखों का के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। अब समझ लो मैंने कुछ लिखा है, ठीक, तो ये मैंने मेरे विचार लिखे, लेकिन सामने वाला पढ़ेगा तो इसका अर्थ मीनिंग कुछ और होगा और मैंने जो लिखा है मेरा मीनिंग कुछ और है। तो इससे क्या होता है, इसका वास्तविक मतलब सही अर्थ निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। उसके बाद है अभिलेखों में हर बात अंकित नहीं की जाती। मतलब अभिलेखों में हर कोई बात पूरी तरीके से नहीं लिखी जाती, ओनली मेन बातें ही लिखी जाती है। ओके, उसके बाद है अभिलेख बनवाने वाले के विचार प्रकट करते हैं। अब अभिलेख में हमें क्या मिलता है, जैसे कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, वैसे ही हमें अभिलेखों में क्या मिलती है, जिस इंसान ने उसे लिखवाया है हमें उसकी सोच मिलती है। तो इससे क्या होता है, इसके विचार अलग होते हैं, इसका अर्थ नहीं निकल पाता, कई बार नष्ट हो जाते हैं। ओके, उसके सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।